आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 21 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 22 मुलाहिज़ा फरमाए। हुक्म की तामील की है मैंने कन अखियों से चंद कदम दूर खड़े हुए मुहाफ़िज़ की तरफ देखते हुए कहा, फिर आवाज़ धीमी करके बोला, तुम चाहो तो तस्दीक भी कर सकते हो, शायद मेरे लिए किसी खतरनाक काम का आगाज़ हो ही चुका है। ये याद रखना कि गलत बयानी साबित हो गई तो मैं खुद तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा। उसका लहजा तंबीह आमेज हो गया। मैं तुम्हारी किसी हमाकत की बुनियाद पर अपनी गर्दन नहीं पंसाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, गलत बयानी साबित हो तो गोली ही मार देना, मैंने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा। रिसीवर पर जहांगीर का एक गहरा सांस उभरा, फिर आवाज आई, अच्छा रिसीवर नूरे को दे दो। नूरा रिसीवर कान से लगाए चंद सेकंड तक दूसरी तरफ से हदायत सुनता रहा, फिर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसके साथी ने अपना पिस्तौल झुका लिया और मैं तेजी से बाहर निकलता चला गया। जहांगीर ने मेरी हमदर्दी में मुझसे किसी खतरनाक मुहिम का एक ऐसा बहाना फराम कर दिया था जो उस वक्त 3 नंबर में मेरे दाखिले का मुअस्सर जवाब बन गया था, वरना दूसरी सूरत में जहांगीर मेरी तरफ से खटक सकता था। ये सोचते हुए मैं कार चलाते हुए पहले मोड़ से घूमा तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे वीरान सड़क पर एक औरत को खड़े देखकर चौंक पड़ा और अगले लम्हे मेरे दिल की धड़कनें तेज तर हो गईं, क्योंकि वो चेहरा न सिर्फ मेरा आशना था बल्कि वो हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रही थी। वो इलाका इतना मसरूफ और महफूज नहीं था कि इतनी रात का कोई जवान औरत वीरान सड़क पर यूं तनहा निकल पड़ने की हिम्मत करती। अगर वो किसी से मिलकर लौट रही थी तो उसके मेजबानों को औरत होने के नाते उसके साथ कम अज कम इतनी इखलाकी मुरव्वत बरतना चाहिए थी कि उसे कुछ दूर मसरूफ शाहराह तक छोड़ देते, जहां से बासानी कोई सवारी मिल सकती। मेरे लिए यह फर्ज करना मुहाल था कि कारनशीनों की सवारी में इसके मुलाकाती इस वक्त अपने इखलाक के मुजाहरे के लिए किसी कार से महरूम रहे होंगे। जीवा हाउस से यूं तो शहर जाने वाली मसरूफ शाहराह पर निकलने के कई रास्ते थे, लेकिन वहां सड़कें खराब थीं या रास्ता तवील था। इस वजह से जीवा हाउस में आमदोरफ्त के लिए मुझ समेत हर एक वही रास्ता इख्तियार करता था। मुझे फौरी तौर पर यही ख्याल हुआ कि मेरी वापसी के इंतजार में वहां खड़ी थी और उसने मेरी गाड़ी पहचान कर ही रोकने का इशारा किया था। उसका मकसद जो भी हो, उसे पहचानते ही मेरे जहन में तजस्सुस बेदार हो चुका था। मैंने उसके करीब गाड़ी रोककर पैसेंजर सीट की खिड़की का शीशा उतार दिया। आप शहर जा रहे हो तो मुझे भी रास्ते में उतार दें। उसका चेहरा खिड़की तक झुकाया और कार में धीमी धीमी खुशबू की आंच गर्दिश करने लगी। मुकद्दर के अजीब सितम ज़रीफी थी कि चंद ही दिन में मैं उसे अच्छी तरह जानने लगा था, लेकिन उसके लिए मेरा चेहरा तक नाआशना था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया और वह फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर मेरे बराबर वाली निशिस्त पर जम गई। मैंने कार आगे बढ़ा दी। बड़ा अजीब इलाका है ये, वो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर थोड़ी देर बाद ही बोल पड़ी। काफी दूर से चली आ रही हूँ, लेकिन दूर तक सवारी का पता नहीं है। अकेली औरत को देखकर तो हर कोई शेर हो जाता है। उसने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी तशवीश का इजहार करते हुए मेरे जहन में मनफी ख्यालात उभारने की कोशिश की। अकेली औरत और फिर आप जैसी। मैंने उसकी खूबसूरत चेहरे पर निगाह डालते हुए मानी के लहजे में कहा, मेरा नाम रक्षी है। मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे अपना असल नाम बताया था। सिकंदरी के मकान में मैं चेहरे पर नकाब मुड़कर चोर के रूप में दाखिल हुआ तो वो भी मेरी जद में आई थी। उस वक्त मैंने उसे सिकंदर अली की सेक्रेटरी समझकर इंतकामी सलूक किया था और महज हेरा फेरी के बजाय भरपूर डकैती का इर्तिकाब कर बैठा था। लेकिन सिकंदर अली ने मरने से कबल मुझ पर उसकी असलियत का राज आश्कार कर दिया था कि सेक्रेटरी या मालिक के रूप में वो ऊपर वालों की तरफ से उस पर मुसल्लत की गई थी और वो एक निगरान थी, और उसी ने चोरी की इत्तला ऊपर वालों को पहुंचाकर सिकंदर अली की तबाही की दाग बेल डाली थी, जिसके नतीजे में वो माजूल होकर रह गया था और सिकंदर फार्म्स के वीराने में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। लेकिन वहां वो मेरी जद में आकर अपने अंजाम को पहुंच गया। उस एतबार से वो मेरे लिए अहम थी कि सिकंदर अली से ऊपर वालों की खास आलाकार थी और B4 के बारे में अपनी रिपोर्ट उन्हें पहुंचाती रही थी। वो सिकंदर अली को निगल चुकी थी। उसके बाद B4 का मनसब मुझे मिल चुका था। शायद इसी वजह से वो पूरे हथियारों से लैस होकर मेरे सामने आई थी कि मैं उसकी अदाओं का शिकार हो जाऊं और तंजीम का कोई बड़ा मुझे उस आशनाई पर मुलामत करने के बाद मुझे उसको घर में डालने का हुक्म सादर कर दे। इस तरह मेरे एक लम्हा और हर एक मसरूफियत तंजीम के ताबे होकर रह जाती। मैं जानते हुए भी अनजान बनकर उससे निपटना चाह रहा था और वो इस दौरान चंद लम्हों को अमर बनाने के लिए जाती तारुफ पर उतर आई थी, जैसे मैं वाकई उससे नावाकिफ हूँ। मैं उसे जरा भी शुबे का मौका दिए बगैर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। एक सहेली से मिलने आई थी। वो बेचारी खुद शहर छोड़ती, लेकिन उसकी कार का सेल्फ खराब हो गया। धक्का लगाकर कार स्टार्ट करना चाही तो क्लच में गड़बड़ होगी और मैं फासले का अंदाजा किए बगैर अपने जोम में टैक्सी की तलाश में चल पड़ी। बोलते बोलते वो दिल बरियाना अंदाज में हंस पड़ी। ये सब तो बस बहाने थे, वरना मुकद्दर में आपसे मिलना था। वैसे आप क्या करते हैं? जो करना पड़े कर लेता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। आप तो खासे दिलचस्प आदमी हैं।
वो बेतकल्लुफ होने की नीयत से बिला वजह कहका मारकर बोली, बड़ी जो मानी बातें करती हैं, इसका एक ही मतलब है रक्षी साहिबा। मैं सड़क की तरफ देखते हुए बोला, मुलाजमत करता हूँ, जो सेठ चाहता है करना पड़ता है। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है आपका? इस बार वो हंसी नहीं, लेकिन आवाज में मिठास थी। लड़कियों से दूर रहता हूँ, इस्लाम पसंद हूँ। मैंने संजीदगी बरकरार रखी, मगर वो खिल उठी। इस्लाम पसंद तो मैं भी हूँ, बल्कि मुसलमान हूँ, लेकिन क्या सारे इस्लाम पसंद आप ही जैसे होते? बहस नहीं, मैंने सख्ती से उसे टोक दिया। आप ये फरमाएं कि कहाँ उतरना पसंद करेंगी? जहां आप चाहें, उसने दिलावेज लहजे में कहा, और मैं खामोशी से सर हिलाकर रह गया। वो इत्मीनान से बैठी रही और मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। चंद मिनट बाद मैंने क्लिफ्टन से शहर जाने वाली बारोनिक शाहराह पर सुपरमार्केटों से घिरा हुआ चौराहा घूमकर कार रोकी तो चौंक पड़ी और इस्तफामिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ से आपको सवारी मिल जाएगी, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। आप दिल आजारी कर रहे हैं मेरी, वो हसीले लहजे में बोली। दोबारा मुलाकात हुई तो दिलजोई भी कर लूंगा। इस वक्त मैं परेशान हूँ और तन्हाई चाहता हूँ। मैंने उसे पीछा छुड़ाने की नीयत से आइजाना लहजे में कहा और वो मुझे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए कार से उतर गई। उससे में उसने कार का दरवाजा पूरी ताकत से बंद किया था, जैसे उसे मेरे मुंह पर मारा हो। मैंने ज़ेर मुस्कुराते हुए अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। मैं उससे सोचे समझे मंसूबे के तहत रुखाई से पेश आता रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो जिस अंदाज से मुझसे टकराई थी, उसके पेश नज़र उसे आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहिए था, और मैं खुद भी उस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। मेरे नज़दीक उसकी ज़ात सी वन से ज़्यादा अहम थी। अगर वो मेरे दाव में आ जाती तो मैं उससे बहुत कुछ उगलवा सकता था। इंजन बंद होती वो तीर की तरह दोबारा कार की खिड़की पर आई थी। क्या अब यहाँ तमाशा बनाने का इरादा है? उसका चुपता हुआ लहजा मुलामत आमेज था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो मेरी पुरानी शनासा रही हो। ये पूछना भूल गया था कि दोबारा मुलाकात कहाँ हो सकेगी। मैंने डिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त मैं बरगंदा ज़हन का शिकार न होता तो तुम मुझे बहुत दिलचस्प आदमी पाती। उसने बेपरवायाना अंदाज में अपना सर झटका और दरवाजा खोलकर दोबारा कार में बैठ गई। मेरी खुश रवैये में रूनुमा होने वाली तब्दीली से उसकी खुद एतमादी बहाल हो गई थी। पर हिम्मत है कि तुम्हें जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सीधे निकल चलो, मुझे सदर में किसी मुनासिब जगह पर उतार देना। मेरा अंदाज़ तो खातब बदलते ही वो भी आपसे तुम पर आ गई। पहले ही बता दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि तुम अक्लमंद आदमी हो। उसका बिगड़ा हुआ मूड तेजी से बहाल हो चुका था। अपनी मंजिल तुम्हारी मर्जी पर छोड़ने का मकसद ये था कि फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये मानना जरा मुश्किल है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। बेघरों का ऐसा हुलिया नहीं होता। तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वो बेपरवायाना लहजे में बोली, हकीकत यह है कि इन दिनों मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। आज चाबी उसी के पास है और वो 12-1 बजे से पहले घर नहीं लौटता। मुझे ये वक्त तो कहीं ना कहीं गुजारना ही पड़ेगा। ओह, मैंने पुरख्याल अंदाज में होंठ कोड़ कर सीटी बजाते हुए कहा, ताला खोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस वक्त मुझे वापसी की उजलत है। पता बता दो तो दिलजोई के साथ कल किसी वक्त खुद तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। मैं बातों ही बातों में उसका ठिकाना मालूम करना चाह रहा था। ऐसी गलती भी ना कर बैठना, वो जल्दी से बोली। मेरा दोस्त ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुझसे किसी और के इतने करीबी मरासम हूँ कि वो मेरे साथ घर तक लगा चला आए, फिर भी रात के 12-1 बजे घर आता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, उसका अपना फेल है, मैं उसकी बीवी तो हूँ नहीं जो उसकी बेअतदालियों पर रोक टोक कर सकूँ। उसने बेपरवाह से लहजे में कहा, यही काफ़ी है कि उसने मुझे अपने यहाँ पनाह दी हुई है। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? मैंने मानी खेज लहजे में कहा, बड़े अहमक खुद। वो कदरे झींपते हुए लहजे में बोली। इतनी गुफ्तगू के बाद भी इस सवाल की जरूरत बाकी रह गई थी। वो बला की चालाक औरत थी। उसने पहली ही मुलाकात में बेतकल्लुफ होने के साथ ये भी जाहिर कर दिया था कि वो बेघर है। उसका खुला मतलब यही था कि वो मुझे दावत दे रही है कि मुझ में हिम्मत हो तो मैं उसे अपने साथ रख लूँ। अपना मौजूदा पता वो नहायत होशियारी के साथ गोल कर गई थी, लेकिन उस वक्त अचानक ही मुझे ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो C1 के साथ ही न रह रही हो। सिकंदर की मुखबरी रक्षी ने की थी और उसे माजूल करवा के गोशा नशीनी पर मजबूर करने के फ़राइज़ C1 ने सर अंजाम दिए थे। खुद सिकंदर अली ने मुझे बताया था कि B4 के तौर पर जिन लोगों से उसका राब्ता था उनमें से C1 और रक्षी के अलावा किसी को उसकी दोहरी शख्सियत का इल्म नहीं था। इस तरह C1 और रक्षी के माबैन मुफाहमत के वाज़े इम्कानात मौजूद थे। मुझे याद आया कि जब मैंने सिकंदर अली की ख्वाबगाह से मिलने वाले C1 के नंबर पर फ़ोन किया था तो दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे यकीन होने लगा कि वो आवाज़ रक्षी ही की रही होगी। उस वक्त मेरा ज़हन उस इम्कान की तरफ मुतवज्जा नहीं था, लिहाजा मैं उसकी आवाज़ पहचान ही न सका। फिर मैंने दानिस्ता खामोशी इख्तियार कर ली। ये बात यकीनी थी कि वो किसी की हदायत पर मेरे पीछे लगी थी। ऐसी सूरत में मैं गुरेज भी करता तो वो खुद ही दोबारा मिल बैठने की राह निकालने की ज़रूर कोशिश करती। तो फिर कल मिल रहे हो? पुल से गुजरते हुए मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सवाल ही कर बैठी। कल मैं मसरूफ़ हूँ, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। इसीलिए पता मालूम कर रहा था ताकि जैसे ही फुर्सत मिले खुद ही तुम्हारे पास पहुंचाऊं। और परसों के बारे में क्या ख्याल है? उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। फिर वही कट जहती। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा,
मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सेठ की नौकरी करता हूँ। अगर परसों सेठ ने किसी बेगार पर लगा दिया तो तुम मेरे इंतजार में अपना सर पीटती रह जाओगी। वो सोच में पड़ गई। कार तेजी के साथ आगे बढ़ती रही। उसे एहसास हो रहा था कि पंछी को अपने जाल में फांसने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है। अगले 2 मोड़ मुड़ने के बाद कार स्ट्रीट पर जा निकली और उसे बादल नखास्ता कहीं ना कहीं उतरना ही पड़ता। बड़ी अजीब सूरत हाल थी वो भी। हम दोनों एक दूसरे को अपना अपना शिकार समझ रहे थे और दामन बजाते हुए अपनी अपनी खातों में मसरूफ थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मेरे अज़ाइम से बेखबर थी, जबकि मैं उसके इरादों से बखूबी वाकिफ था। लिहाजा उसका इस्तराब लम्हा बलम्हा बढ़ता ही जा रहा था। मेट्रोपोल के चौराहे से गुजरते हुए बोल ही पड़ी। फिर उसने एक फोन नंबर बताया। नंबर मेरे कैसात की 100% तर्जुमानी कर रहा था, क्योंकि सिकंदर अली के डायरी से मिले हुए 4 नंबर मुझे जुबानी याद थे। उसने जो नंबर बताया वो बिला मुबालगा सिर्फ फन का ही था। जब फुर्सत हो तो इस नंबर पर रिंग कर लेना, वो कह रही थी। उस वक्त कोई प्रोग्राम तय कर लेंगे। तुम भी अजीब आदमी हो, इतनी शानदार कार में घूम रहे हो और नौकरी ऐसे सेठ की करते हो जिसके मिजाज का पता नहीं होता। हुक्म की तामील के बजाय मिजाज शनासी शुरू कर दूं तो शायद नौकरी के साथ उसीले में कार भी छिंचाए। सेठ लोग अक्सर सनकी और खुद पसंद होते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ती है। तो यूं कहो कि दरबारी मुलाजमत है तुम्हारी। अगली मुलाकात का तरीका कार हो जाने के बाद वो मुतमिन नजर आने लगी थी, लिहाजा उसका कहका खासा जानदार था। मैं खामोशी के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वो गली की एक नुक्कड़ पे उतर गई जहां एक होटल वाक़ है। मैं सीधा निकलता चला गया। उसने फोन नंबर देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी, वरना मैं फैसला कर चुका था कि उतारने के बाद उसके चले जाने के बाद सुराग लगाने के लिए उसका पीछा करूंगा। अहमी जना रोड से शाहराह कायदीन होता हुआ मैं घर की तरफ निकला तो बाहर जहांगीर की स्याह 7 देखकर बेख्तियार मेरे हल्क से एक गहरी सांस आजाद होगी। दिन में वो अपने दफ्तर में मुझसे खासी भी तुकल्फाना गुफ्तगू कर चुका था। बरसों पुराने एतमाद की तजदीद के बाद शायद उसे तवक्को हो चली थी कि मैं तंजीम के मामलात में आम तरीकाकार से हटकर उसे सब कुछ बता दूंगा। उसकी बीवी अपने ही रिश्तेदारों के साथ फिल्म देखने गई हुई थी और उसे यह मालूम हो चुका था कि मैं जीवा हाउस के 3 नंबर में दाखिल हुआ था। लिहाजा वो अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका और मुझसे पहले ही मेरे घर आकर जम गया था ताकि मुझसे 3 नंबर के इसरार दरियाफ्त कर सके। वो ड्राइंग रूम में जूतों समेत सेंट्रल टेबल पर पांव पसारे इत्मीनान से बैठा था। कार के इंजन की आवाज सुनकर भी उसने उठने की जहमत नहीं की। मुझे देखते ही शिकायती लहजे में बोल पड़ा, कहाँ चले गए थे? वहां से खासी देर कर दी घर पहुंचने में। मजे मजे से ड्राइविंग करते हुए आया हूँ। मैंने सोफे पर गिरते हुए कहा, यह बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? तुम 3 नंबर में क्या लेने गए थे? उसने तजस्सुस अमेज सरगोशियाना लहजे में सवाल किया। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इन मामलात में कोई बेहतियाती करके मैं अपनी गर्दन नहीं पंसाना चाहता। मैंने कबो बेच उसी के अल्फाज उसे लौटा दिए। ये गनीमत हुआ कि तुमने जीवा हाउस वालों से मेरी गुलगुलासी करवा दी, वरना सूरत हाल खासी उलझ जाती। मेरा जवाब सुनकर वो सिटपिटा गया। ये ना भूलो कि मैं दोस्त के अलावा तुम्हारा बास भी हूँ। तुम्हें मुझसे इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत है? स्टैंड बाई होने के बावजूद तुम मुझ ही को जवाब हो। मैं खुद हैरान हूँ कि 3 नंबर में मेरा क्या काम था। मैंने अटकने के बजाय सादगी से कहा। अंदर गया था और आधे घंटे रुक कर बाहर आ गया। हो सकता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता हो कि मैं अपने उस अजीब तजुर्बे का जिक्र किस किस से करता हूँ। किसकी हदायत पर गए थे वहां? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। D1 ने फोन पर हुक्म दिया था। मैंने बिला तवक्कुफ कह डाला और उसका चेहरा उतर गया। आज नया माल आया है, उसने थोड़े से तवक्कुफ के बाद कहा। पुड़ियाँ इस बार छोटी हैं, 6 रुपए में सब चटनी हो जाएगी, लेकिन काम बढ़ने के साथ मेरी तशवीश में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गनीमत है कि तुम्हें कुत्तों और मुसल्लह मुहाफिजों का तो सहारा है। मैं तो हर वक्त ही खुले निशाने पर हूँ। तुम बता ही चुके हो कि D1 मुझे किसी खतरे में झोंकने का फैसला कर चुका है। और बात है, उसकी आवाज फिर राजदाराना होगी। तारीख के बाद हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मुझे डर पुलिस की तरफ से है, किसी वक्त सद में आ गया तो मेरी पोजीशन क्या होगी। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। सिकंदर अली के कत्ल पर पुलिस पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आई है। शहर के 7 बड़े मंशियात फरोश अंदर कर दिए गए हैं। छोटे मोटे किसी गिनती ही में नहीं है। यूं समझो कि उसे किसी VIP का कत्ल समझा जा रहा है और आला हुकाम बजाते खुद तफ्तीश में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऊपर वाले गाफिल तो ना होंगे? मैंने कहा। हो सकता है कि उन संगीन हालात में वो खुद भी चंद रोज के लिए अपनी सरगर्मियां तर्क कर दें। ऐसे हालात में मामूली एहलकार भी अमूमन कोई बड़ा कारनामा कर गुजरते हैं। इस मौजू पर कुछ देर तक तबादला ख्याल करने के बाद वो वापस चला गया और मैं अगली सुबह के बारे में गौर करने लगा। सिकंदर को कत्ल करने तक मुझे ये मालूम नहीं था कि उसका ओहदा मुझे मिलने वाला था, लेकिन हालात ने इतनी तेजी से पलटा खाया था कि मैं अपनी तरजीहात का तयन भी नहीं कर सका था। फिलवक्त तंजीम की तरफ से मेरे जिम्मा एक काम था कि हिरवन की बराआमद के लिए आदमी तैयार करूं। उसके अलावा सारी उलझनों का ताल्लुक मेरे मंसूबे से था। C1 मेरे सामने था, रक्षी उसके साथ रह रही थी। उसके दिए हुए फोन नंबर और सिकंदर अली के मकान से मिलने वाले नंबर में जरा भी फर्क नहीं था। उस नंबर के जरिए उनका पता बआसानी मालूम किया जा सकता था और उन पर हाथ डालकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती थी।
दूसरी तरफ एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के बारे में खासे ख्वाहिश मौजूद थे, लेकिन मुझे वहां कामयाबी की मासूम सी उम्मीद थी। बज़ाहिर वो एक कारोबारी फर्म मालूम होती थी। अगर उसके मालिकान में से कोई बाला हीरोइन की तिजारत का मुर्तकिब हो रहा था तो उस पर हाथ डाले बगैर नीचे वालों से कुछ मालूम करना नामुमकिन था। B1 और B2 के फोन नंबर्स को मैंने फिल वक्त नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया था, लेकिन A2 का नंबर मेरे लिए अहमियत इख्तियार कर गया था। जब तक B1 ने वो नंबर मुझे नहीं बताया था, मैं उस बारे में हर शुबे से बाला था। मैं बेधड़क उस नंबर पर एक बूढ़ी से बात भी कर चुका था, लेकिन बदले हुए हालात में ऐसी कोशिश मखदूश भी हो सकती थी। तंजीम के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में 3 समतें खुली हुई थी, C1 और रक्षी, एशियन सिंडिकेट लिमिटेड और A2, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 काबिल एतमाद आदमी थे। सुल्तान शाह तो खैर तनख्वाहदार जानिसार बन चुका था, लेकिन आखिरी मुलाकात के बाद मैं गजाला को भी अपना मददगार समझने लगा था। मैं ख्वाबगाह की रोशनियां गुल किए काफी देर तक उस बारे में गौर करता रहा, लेकिन किसी नतीजा पर नहीं पहुंच सका। मैंने अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए फैसला कर लिया था कि जब तक मेरे हाथ सबसे ऊपर वाले आदमी के गिरबान तक नहीं पहुंच जाते, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मुस्तैदी से सर अंजाम देता रहूंगा। अगली सुबह मेरे जहन में सारे दिन की मसरूफियत का ताना बाना तैयार हो चुका था। सबसे पहले मैंने नाश्ते से कबल D1 की हैसियत से जहांगीर को फोन किया और उसे हदायत की कि हामिद के बारे में तमाम मुमकिन तफसीलात हासिल करके 10 बजे ट्रांसमीटर पर मुझसे रब्ता कायम किया जाए। मुझे ये तो मालूम था कि तारिक ने यूनिवर्सिटी के हदूद में हेरमन को मुतारिफ करवाने के लिए हामिद नामी किसी तालिब इल्म को अपने जाल में फांसा था, जिसने चंद रोज में काबिल तारीफ कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन उससे आगे उसके बारे में मुझे कुछ मालूमात हासिल नहीं थी। मेरा ख्याल था कि बाहर माल भेजने के सिलसिले में इधर उधर भटकने के बजाय हामिद कारआमद साबित हो सकता था, लेकिन उस पर भरपूर तरीके से हाथ डालने के लिए उसके बारे में तफसीली मालूमात होनी जरूरी थी। 10 बजे मैंने अपने दफ्तर की तन्हाई में जहांगीर की कॉल रिसीव की और उसकी लंबी चौड़ी कहानी सुनता रहा। हामिद मोती दादा से हर शाम 7 बजे माल लेने आता था। उसने यूनिवर्सिटी में जब्बार नामी एक लड़के को अपने साथ मिलाया हुआ था, जो हामिद की लाइल्मी में यूनिवर्सिटी से बाहर भी हिरवन बेचने लगा और आखिरकार उस इलाके के एजेंटों के हाथों बुरी तरह मार खाकर लाले से तोबा करने पर मजबूर हो गया। उसके बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर शहर के दूसरे कॉलेजों में भी पैर जमाने में कामयाब हो गए थे। शाम को चलने वाले उन मशहूर कॉलेजों में उन दोनों की गैर मुतवक्के पजीराई हुई थी, क्योंकि वहां तालीम हासिल करने वाले बेशतर तलबा जबरदस्त मुआशी दबाव से मजबूर होकर दिन में कहीं मुलाजमत करते थे और दफ्तर से वापसी पर अपनी तालीम का शौक पूरा करते थे। उस थका देने वाली दोहरी मुशक्कत के बायस अपने नामसाद माहौल से बगावत और फरार के रुझानात ने उन्हें नशे पर लगा दिया था। यही वजह थी कि दूसरे कॉलेजों के मुकाबले में मंशियात के आदियों की तादाद काबिल जिक्र थी और वो सिर्फ हेरोइन ही इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें बाहर से खरीदना पड़ती थी। जबार से पहले हेरोइन के असरात की कहानियां उन कॉलेजों तक पहुंच चुकी थी, लिहाजा जब तलबा ने उस बाला नशीन नशे को अपनी दस्तरस में मौजूद पाया तो फौरी तौर पर उसकी तरफ रागिब हो गए। उन दिनों हामिद मोती दादा की कारिंदों में अहमियत इख्तियार करने लगा था। बहुत मेहनती और काबिल एतमाद लड़का है सर, मोती दादा ने जहांगीर को बताया था। इसमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा लगन मौजूद है। ओवर। जहांगीर ने अपने अख्तितामी कलमात के साथ मुझे बोलने का मौका फराहम कर दिया। गुड। मैंने उसकी कोशिशों को सराहते हुए कहा, आगे चलकर ये लड़का हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है। इसके दौरान ही मैंने जहांगीर से कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि तुमने आखिर अपने घर पर हिफाजती इंतजामात में अचानक इजाफा क्यों किया है। तुम्हारे अहाते में रात भर चरागाह की सी कैफियत रहती है, तुम किससे खौफजदा हो। ओवर। जहांगीर का जवाब फौरन नहीं आया। लाइन पर चंद सानियों के लिए सुकूत छाया रहा, फिर उसकी बुखलाई हुई आवाज उभरी, मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ सर, बस ऐसे ही ख्याल आ गया था कि बढ़ते हुए कारोबार की बिना पर बाजार में कुछ नादीदा दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं जिनसे तहफ्फुज का बंदोबस्त होना चाहिए। हेरोइन से बहुत से लोगों का धंधा बुरी तरह मुतासर हुआ है। चरस की मार्केट गिर गई है। बाज लोगों ने तो ये खोज लगाने की कोशिश शुरू कर दी है कि थोक दामों पर हेरोइन कहाँ से मिल सकती है। हो सकता है थोड़े ही अरसे में कुछ और लोग भी मैदान में आ जाएं। ओवर। ये सब दुरुस्त है, लेकिन इस तरह हिफाजती इंतजामात करके तुमने अपने गुमनाम दुश्मनों पर अपना खौफ जाहिर कर दिया है। घर को कला में तब्दील करके तुम खतरात का सद्देबाब नहीं कर सकते। वो घर से बाहर तुम पर वार कर सकते हैं। ओवर। मैं इस बारे में भी सोचता रहा हूँ सर। उसकी आवाज में तकान का अंसर पैदा हो गया। मैं चंद रोज में अपनी कार भी तब्दील करने वाला हूँ। बुलेट प्रूफ शीशों वाली एक कार का सौदा हो गया है। 2-4 रोज में बंदरगाह से क्लियरेंस होते ही मुझे डिलीवरी मिल जाएगी। समझ में नहीं आता कि मुझ पर फिक्र क्यों दामन गिर हो गई है। ओवर। शायद तारक की मौत ने तुम्हारे असाब पर असर डाला है। रफ्ता रफ्ता एतदाल पर आ जाओगे। बुलेट प्रूफ कार में कोई हर्ज नहीं, वो तुम्हारे वकार में इजाफा करेगी, लेकिन मेरा मशवरा है कि मुसल्लह मुहाफिजों को हटा दो। चिरागां की भी जरूरत नहीं। कुत्ते अंधेरे में भी अजनबी की बू पर हमला कर बैठते हैं। मैं हरगिज ये पसंद नहीं करूंगा कि मेरा कोई आदमी अपनी किसी बेअतदाली की वजह से दूसरों की तवज्जो का निशाना बने। कभी कभार मेरे आदमी भी सिर्फ इसीलिए तुम्हारा ताक़ुब करते हैं कि तुम्हारी नकलो हरकत की आज़ादी का यकीन बरकरार रहे। जिस दिन कोई तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होगा
उसी दिन तुम दुश्वारियों में पड़ जाओगे। ओवर एंड ऑल। मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैंने उसे जो मशवरा दिया था वो हकीकत पर मबनी था। दोस्ती की वजह से उसकी सलामती मुझे अजीज थी। अगर सीवंद उसकी अहमकाना एहतियाती तदाबीर से भड़क जाता तो शायद जहांगीर पर हर वक्त कोई ना कोई मुसल्लत कर दिया जाता और उस कुल वक्ती निगरानी के नतीजा में उसकी कोई भी कोताही उसे ज़ेरे अताब लाने का सबब बन सकती थी। जहांगीर का तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए उस एतबार से भी अहम था कि तंजीम में वो मेरे लिए सहारा साबित हो सकता था। अकेला रह जाने की सूरत में शायद मेरा एतमाद कम हो जाता। हम दोनों पर शहर की मार्केट का सारा दारोमदार था। उस मुनाफा बख्श मंडी को बरकरार रखने के लिए ऊपर वालों को हम दोनों में से एक न एक की लाजमी जरूरत थी और मैं उस कमजोरी से अपने मफादात के लिए खासा फायदा उठा सकता था। जहांगीर ने अहमद के बारे में जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में मेरा पहला फैसला यह था कि उससे घर पर मुलाकात बेसूद रहेगी। वो तंजीम का पूरी तरह वफादार था। मैं तंजीम को दरमियान में लाए बगैर उसे किसी काम पर आमादा नहीं कर सकता था। उससे यूनिवर्सिटी में मिलने में भी खासी कबाहतें थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ बहुत से दूसरे तलबा भी ये महसूस किए बगैर न रहते कि जब हामिद शहर में रहता है तो एक अजनबी को उससे मुलाकात के लिए जामिया की दूर उफ्तादा उस अदहूद में आने की क्या जरूरत थी। कराची से 3 यूरोपीय शहरों तक हेरोइन पहुंचाने के लिए मेरा मंसूबा भी ये था कि हामिद पर अपनी हैसियत जाहिर किए बगैर उस वक्त हाथ डालूं जब वो मोती दादा से माल लेकर लौट रहा हो। सबूत की मौजूदगी में उसे जरा भी दम मारने की जुर्रत न होगी और वो मेरी ब्लैक मेलिंग के दबाव में आकर मेरे लिए काम करने पर मजबूर हो जाता। उसे मिलने के लिए 7 बजे का वक्त ही मुनासिब था, जबकि उसी शाम मैंने गजाला के घर पहुंचने का भी वादा किया हुआ था। लिहाजा मैंने 3 बजे उसे फोन किया। इत्तेफाकन दूसरी तरफ वो खुद मौजूद थी। जब मैंने उसे बताया कि शाम के बजाय मैं इसी वक्त उसके घर पहुंच रहा हूँ तो बखुशी मेरे इस्तकबाल के लिए रजामंद होगी। मैं दफ्तर से गजाला के घर के लिए रवाना हुआ तो मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैं माजी से अपना रिश्ता तोड़ चुका था। लाहौर से निकलने के बाद हमेशा मुझे ये एहसास रहा था कि जैसे मैं जन्म जन्म से तनहा हूँ। मैं सोच रहा था कि गजाला मेरे बारे में अपने वालिदैन को अपने फैसले से आगाह कर चुकी होगी। वो लाख बुरे और खुद गर्ज है, लेकिन गजाला उनकी बेटी थी। बेटी को बगावत पर आमादा देखकर शायद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे माजी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, जबकि खुद मेरे लिए अपना माजी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। रिटायर्ड तुंदखू बाप, कुकीन खोर माँ और पागल भाई पर मुश्तमिल वो घराना मुझे खौफ आवर सा महसूस हो रहा था। उनकी कमजोरियां अपनी जगह थी, लेकिन सवाल वो नहीं था कि मैं उनकी बेटी का तलबगार था। उनको पूरा हक था कि वो अपने होने वाले दामाद के बारे में हर बात जानने की कोशिश करें। मेरे लिए किसी घरेलू इम्तिहान से 2-4 होने का वो पहला मौका था। अमूमन सारे ही शादीशुदा लोग जिंदगी में एक बार इस मरहले से जरूर गुजरते हैं और बेशतर अफराद के लिए यह जिंदगी का पहला और आखिरी तजुर्बा साबित होता है। लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ था। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने अपने बारे में गजाला को सब कुछ बता दिया था, बस उस कत्ल की एक वारदात के बारे में नहीं बताया था। लेकिन गजाला उस बात को हरगिज पसंद न करती कि मेरी जिंदगी के मनफी पहलू उसके वालिदैन के सामने बेनकाब हों और उन्हें सूदो ज़िया के फलसफे के तहत गजाला की भरपूर मुखालफत का मौका मिल जाए। ख्यालात की इस बेरब्त और गंभीर हजूम में खोया हुआ मैं गजाला के बताए हुए पते पर पहुंच गया। मुख्तसर अहातों में एक दूसरे से अलग थलग बने हुए मकानात पर मुश्तमिल वो आबादी खासी खूबसूरत और साफ सुथरी थी। मैंने सड़क के किनारे ब्रेक लगाकर एक मरतबा नेम प्लेट पर लिखा हुआ नंबर देखा, फिर शीशे चढ़ाकर नीचे उतरा। फाटक के सतून में लगा हुआ कॉलबेल का बटन दबाते ही अंदर पुख्ता रविश पर किसी के कदमों की आवाज उभरी और फिर फाटक की जैली खिड़की खोल दी। उस खला में से तांबे जैसी धमकती हुई रंगत की खोपड़ी वाला एक मुतवस्सित कामत लेकिन अधेड़ उम्र शख्स नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में शकूक व शुबहात की परछाइयां लर्जा थी। कर्नल जवार जैदी साहब। मैंने उसकी चुभती हुई इस्तफामिया निगाहों के जवाब में बुखला कर कहा। उसके तेवर देख लेने के बाद गजाला का नाम भी जुबान पर लाने की मैं हिम्मत न कर सका। मैं ही वो मुझे सर से पैर तक घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या बात है? मेरे दिल की धड़कनें यक बयक तेज हो गई। आसार ऐसे थे जैसे मेरा इंटरव्यू फाटक पर खड़े खड़े ही हो जाएगा। अगर वही गजाला का बाप था तो मुझे उम्मीद नहीं रही थी कि गजाला उससे अपनी बात मनवा सकी होगी। नाउमीदी की उस लहर ने मुझे हौसला दिया। अगर नामुराद वापस लौटना ही था तो मैं चूहे की तरह दुम दबाकर क्यों लौटूं? गजाला मेरी दोस्त है, उसने मुझे चाय पर बुलाया है। उसके हल्क से ऐसी जोमानी गुर्राहट उभरी जैसे उसके रूबरू मैंने अपने किसी संगीन जुर्म का एतराफ किया हो। उसी लम्हे मेरी निगाहों में ताजगी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि गजाला करीबन दौड़ती हुई आई थी और बेपरवाही से अपने बाप की तरह आके खिड़की में खड़ी हो गई थी। उसने ज़ेरे मुस्कुराकर मुझे सलाम किया, फिर अपने बाप से मुखातिब हुई, ये तनवीर है डैडी, इनका मैंने आपसे जिक्र किया था। फिर बाप की खुश्क निगाहें देखकर मेरी तरफ घूम गई। अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? लड़की कर्नल जवार ज़ैदी गुस्सीले लहजे में गुर्राया, तुम अंदर चलो अपनी माँ के पास, ये मेरे साथ आ रहे हैं। गजाला ने बेबसी से मेरी तरफ देखा, फिर सर झुकाकर मायूसाना अंदाज में अंदर चली गई। वो खामोशी से खड़ा रहा, शायद गजाला के अंदर रुपोश होने का मंजर देख रहा था।
उसकी पुश्त मकान की तरफ थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो जैली खिड़की से अंदर तक देख सकता था। गजाला ने एक बार पलट कर मेरी तरफ देखा और निगाहें चार होते ही हाथ लहरा कर मुझे अंदर चलने आने का इशारा किया। कर्नल जवार ज़ैदी मेरी आंखों में पैदा होने वाली चमक भांपते हुए पुश्त पर किसी गड़बड़ का एहसास करके तेजी से पीछे हटा था, लेकिन उस स्ना में गजाला एक दरवाजे में गायब हो चुकी थी। आओ, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखे बगैर कहा और अंदर दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। गजाला को देख लेने के बाद मेरी घबराहट ज़ाहिल हो चुकी थी और मैं यक बयक उस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज होने लगा था। ट्रांग रूम सादगी लेकिन करीने से सजा हुआ था। गजाला का बाप अंदर जाकर शाहाना अंदाज में एक सोफे में धंस गया। जब चंद सानियों तक उसने मुझे बैठने की पेशकश नहीं की तो मैं भी डटाई के साथ उसके मुकाबले चम गया। वो मुझे पुरख्याल अंदाज में घूरते हुए नाखून से नए सिगार का गोशा कुरीदता रहा, फिर सर झुकाकर सिगार सुलगाने के बाद पहली मर्तबा नर्म लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ। कल मुझे गजाला से मालूम हुआ, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। वो मेरी अकलौती बच्ची है। हमें आरज़ू थी कि अपनी पसंद से देखभाल कर उसकी शादी करते, लेकिन कल मैं उसकी जुबान से उसका फैसला सुनकर भूंचका रह गया। वो तुमसे बहुत ज्यादा मुतासर मालूम होती है, वरना इख्तिलाफ के बावजूद आज तक कभी मेरे सामने जुबान खोलने की जुरात नहीं कर सकी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि औलाद के साथ आमराना सलूक के बारे में उसे एक हल्का सा लेक्चर दे डालूं। उसे बताऊं कि नापुख्ता ज़हन बच्चों के साथ ऐसा सलूक करके वालिदैन ज़हनी तौर पर उन्हें बिल्कुल तनहा और लाचार छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यही निकलता है कि हमदर्दी और मोहब्बत का पहला बोल आवाज़े दोस्त बनकर उनके दिलों में उतर जाता है। लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे बड़ी शिद्दत से यह एहसास था कि उस वक्त मैं एक ऐसी लड़की के दिल शिकस्ता बाप से मुखातिब हूँ जो अपने इंतखाब का फैसला सादर कर चुकी थी। तुम करते क्या हो? वो मुझसे पूछ रहा था। एक छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री है मेरी, मैंने ठहरे हुए लहजे में संजीदगी के साथ कहा। सूरज से तालीम याफ्ता और सुलझे हुए आदमी मालूम होते हो। उसकी जुबान से पहली मरतबा वो तारीफी अल्फाज सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि गजाला की मेहनत बिल्कुल ही रायगा नहीं गई थी, बल्कि वो किसी हद तक अपने अधेड़ उम्र बाप के दिल में उतरने में कामयाब हो गई थी। क्या तुमने अपना फैसला सोच समझ कर किया है? तारीफ के बाद वो पूछ रहा था। सोच विचार न की होती तो शायद यूं आपके रूबरू हाजिर होने की जुरात न होती मुझ में, मैंने इंकसार अमेज लहजे में कहा। फिर गजाला भी बहुत समझदार है, उसने कुछ सोच समझ कर ही मेरे जज्बे को जुबान दी है। वो मेरी तरफ देखता रहा, सगार के चंद गहरे गहरे कश लेकर कसीफ धुआं फिजा में बिखेरते हुए राजदाराना लहजे में बोला, शायद तुम हमारे घरेलू हालात से बाखबर नहीं हो। चढ़ते हुए खून का जोश आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा न हो कि हकायक से दो चार होने के बाद तुम हमसे उकता जाओ। तुम्हें क्या बताया गजाला ने? आप रिटायर्ड हैं, मैंने धीमे लहजे में कहा। कामरान 10 बरस की उम्र से ज़हनी अदम तवाजुन का शिकार है। बेगम साहिबा कुकिंग की आदत में मुब्तला है। उसने अपना जहन मेरे सामने खोल कर रख दिया था, शायद उसके अलावा कोई बात नहीं रह गई है। उसका चेहरा उतर गया और वो एक गहरा सांस लेकर शिकस्त खोरदा अंदाज में सोफे की पूछ से टिक गया। तो उसने तुम्हें शमा की लत से भी आगाह कर दिया। उसकी आवाज़ कर्ब अंगेज थी, जैसे मेरी जुबान से अपनी बीवी की आदत का सुनकर उसे जहनी तौर पर शदीद झटका लगा हो। यह सब कुछ बताकर वो मुझे खुद से दूर रखना चाह रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए मुदाफाना लहजे में कहा, लेकिन यह राज मेरे सीने में दफन रहेगा। यह अच्छा ही हुआ कि गजाला ने बता दिया और बाद में किसी बात का कोई खतरा नहीं रहा। अगर तुम दोनों इस हद तक एक दूसरे के राजों में शरीक हो तो शायद मुझे सोचना ही पड़ेगा। वो खुद कलामी किसी अंदाज में होले से बड़बड़ाया। मुझे उस लड़की की तरफ से हमेशा से खतरा रहा है। अब तुम्हारे सामने मैं कभी सर न उठा सकूंगा। ऐसी कोई बात नहीं कर्नल साहब, मैंने जल्दी से कहा। मैंने कोई बात तंज के पैराए में नहीं की। गजाला अपनी निजी जिंदगी के उन गोशों से खायब थी, वरना शायद मुझे कुछ भी न बताती। लेकिन तुम नहीं तो तुम्हारा खानदान, उसे कहना चाह, लेकिन मैंने उसकी बात दरमियान ही में काट दी। मेरा कोई खानदान नहीं है कर्नल साहब, अपनी ज़ात में जिंदगी के रास्ते का तनहा मुसाफिर हूँ। अच्छा साथ मिल जाए तो फीकी और बेरंग जिंदगी में कुछ निखार आ जाएगा, वरना जैसी तैसी गुजर रही है गुजरती रहेगी। उसके लिए अपनी कमजोरियां ही काफी थी, लिहाजा उसने इस इंकिशाफ पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया। गालबन गजाला उसे पहले ही हर बात बता चुकी थी, लेकिन वो अपने तौर पर तसल्ली करना चाह रहा था। हम मामूली लोग हैं तनवीर मियाँ। उसकी आवाज का सारा दबदबा रुखसत हो चुका था। शमा खुद अपनी आदत से तंग आ चुकी है। कुकिंग छोड़ने की हर कोशिश के नतीजे में उसकी हालत इस कदर गैर हो गई कि मुझे खौफ आने लगा कि कहीं वो भी कामरान की तरह अपना ज़हनी तवाज़ुन न खो बैठे। वो कुकिंग की गुलाम होकर रह गई है। बदनामी के खौफ से बाकायदा इलाज से घबराती है। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, पेंशन में मुश्किल गुजर बसर हो जाती है। फिर शमा के लिए इस तौर पर सोने के मोल कोकीन भी खरीदना पड़ती है। इन हालात में अपनी दिलों की ख्वाहिशों के बावजूद हम गजाला को कुछ भी नहीं दे सकेंगे। मैं बेख्तियार परेरी लेकर रह गया। वो शख्स यक बयक मुझे काबिल रहम नजर आने लगा था। जिस्मों की मंडी से वर्षे में मिली हुई कोकीन की आदत ने उसकी बीवी के जरिए उसे भी निचोड़ कर रख दिया था। करख्त आवाज जो अपनी जात का भरम कायम रखने के लिए गूंजती थी, मजबूरियों का जिक्र आते ही नकाहत का शिकार हो गई थी। कोकीन उसकी बीवी को मुसलसल तबाही की होलनाक कार की तरफ ले जा रही थी। बेटे का दिमाग उलट चुकी थी और वो उन जख्मों को सीने पर सजाए जिंदा था। वो मुआशरे का महज एक अलमिया था
जहाँ एक नशे ने पूरे घराने की जिंदगी में दुखों और तलखियों का जहर खोला हुआ था। न जाने गर्दोपेश में कितने और ऐसे अफसाने बिखरे हुए थे। हीरोइन इंसानों को अपना गुलाम बनाने में कोकीन से कहीं आगे थी। उसकी हर पुड़िया एक नए अलमिये की बुनियाद बन रही थी या पुराने जख्मों को नासूर में बदल रही थी, और मैं उस जहरीली बला का तकसीम कुनिंदा था। यूं तो कई बार इस गैर कानूनी धंधे से किनारा कश होने के बारे में मैं सोच चुका था, लेकिन हर बार मुहर्रिकात ज़ाती तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और बेखौफी के तसव्वुरात पर मबनी रहे थे। यूनेस्को के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इजलास में अमरीकी मंदूब के इंकशाफात सुनकर एक मरतबा कौमी हमीद भी जोश में आई थी कि हम अकल से महरूम कठपुतलियों की तरह एक बड़ी साजिश के आलाकार बन रहे थे। लेकिन गजाला के मकान में उस रोज़ मैंने पहली बार इंसान और इखलाकी सतह पर अपने पेशे से कराहत महसूस की। लेकिन गजाला के मकान में उस रोज मैंने पहली बार इंसानी और इखलाकी सतह पर अपने पेशे से कराहत महसूस की। लेकिन गजाला के मकान में उस रोज मैंने पहली बार इंसानी और इखलाकी सतह पर अपने पेशे से कराहत महसूस की। मेरे जहन में हमेशा से यह तसव्वुर जागज़ी था कि मैं नशे की सूरत में मुआशरे के नासूदा और कुचले हुए तबकों को मुसर्रत फराम करता था। मुझे कर्नल जवार ज़ैदी की मस्कीन सूरत पर रहम आने लगा था। उनका निज़ाम किस कदर अजीब और नाकाबिले फहम था कि उसने एक ही चीज़ को खुले बाजार से उठाकर अपनी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराम किया तो न सिर्फ अपने हम नफ्सों की हमदर्दियाँ को बैठा, बल्कि उसके एडिक्शन के अजाब में मुब्तला हो गया। मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है कर्नल साहब, और वो सब आपका है, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। बेगम साहिबा यहाँ बदनामी से खौफज़दा है तो तफरीह के बहाने उन्हें बाहर ले जाकर इलाज करवाइए। कर्नल के होंठों के गोशे लरसने लगे, फिर उसके हल्क से बढ़ाई हुई आवाज़ बरामद हुई। तुम बहुत शरीफ लड़के हो तनवीर मियाँ, शायद कुदरत ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर हमारी तरफ भेजा है। फरिश्ता ना कहे, मैं जल्दी से बोला। मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ, हो सकता है मेरी यही खिदमत मेरी अनगिनत खताओं के अजाले का बहाना बन जाए। मेरी निगाहों में हिरवन के फिराक में पागलों की तरह अपने जिस्मों को नोचने और हज़ियानी अंदाज में हैवानों की तरह चिंगाड़ते हुए इंसानों के कौल नाचने लगे। एहसास की बुनियादों में कुछ चौके लग रहे थे, लेकिन मैं बेबस था। उस कर्ब से निजात की एक ही सूरत थी कि मैं हिरवन की तिजारत से किनारा कश हो जाऊं, लेकिन यह बेसूद था। अलग होता तो शायद वो मुझे खामोशी से मरवा ही देते और मेरी जगह कोई नया मोहरा इस्तेमाल करने लगते। उनका मुनज़्ज़म कारोबार किसी रोक टोक के बगैर उसी तरह चलता रहता। उनके हाथों में खिलौना बनकर मैं बरसों से जो कुछ करता चला आया था, उसका कम अज कम कुफ़ारा यही हो सकता था कि उनकी सफ़ों में अपना एतमाद बरकरार रखते हुए मुनासिब मौका पर उन पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाऊं कि वो भयानक तंजीम हमेशा के लिए फना हो जाए। उस आखिरी कोशिश में कामयाबी के लिए अगर मुझे जान भी दांव पर लगाना पड़ती तो उस वक्त मैं उसके लिए तैयार था, लेकिन खुदकुशी मेरे बस से बाहर थी। मुझे खुशी हुई कि मेरे अंदर का अच्छा आदमी जिंदा था, बस उसे बेदार करने के लिए मुनासिब सी तदबीर की जरूरत थी, जो गजाला की सूरत में तकदीर ने फराहम कर दी थी। अच्छी गजाला भी थी, लेकिन हालात और माहौल की कैदी थी। अपने घर में बचपन से जवानी तक पहाड़ जैसी उम्र गुजारने के बावजूद कभी अपने वालिदैन का कर्ब नहीं समझ सकी थी। उन्हें कामरान की दीवानगी का जिम्मेदार समझकर हमेशा उनसे दिल ही दिल में नफरत करती रही, और फिर यहाँ तक राय कायम कर ली कि उसकी माँ अपने महंगे शौक की खातिर किसी सरमायादार से उसका सौदा करके दामाद से जिंदगी भर तावान वसूल करना चाहती है। और मैं एक मुख्तलिफ माहौल में उसके बाप से जरा सी देर की गुफ्तगू में सही नताज आखिज करने में कामयाब हो गया था। वो दोनों बेटे के दिमाग को पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान पर अपने ज़मीर के मुजरिम बने हुए थे। गजाला की माँ कोशिश के बावजूद कुकीन छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी। तवाइफ होने के ताने सुनते सुनते वो सबसे बिछड़कर अकेली रह गई थी। गजाला चाय की ट्राली ड्राइंग रूम में लाई तो उसके पीछे एक दराज कामत खातून भी चली आ रही थी। बुढ़ापा उनकी दहलीज पर दस्तक दे रहा था, लेकिन उस उम्र में भी उसके तीखे खतोखाल गजाला से कहीं ज्यादा दिलकश थे। दूध से ज्यादा गोरी रंगत में शरियाने और वरेदे दूर ही से नजर आ रही थी। उसके मुंह में पान दबा हुआ था और बड़ी बड़ी स्याह गुलाफी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो गजाला की माँ है। मैं उसे सलाम करते हुए एहतरामन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। गजाला ने सर उठाकर हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर बाहर से पत्थर नजर आने वाले नरम दिल के बाप चेहरे पर निगाह उड़ाई और मुफाहमत की फिजा महसूस करते ही उसका चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो गया। वो एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर ट्राली वहीं छोड़कर तेजी के साथ वापस चली गई। बाप मुजाहमत पर तुला हुआ था तो फाटक से निकलकर मेरे रूबरू आ खड़ी हुई थी, लेकिन मुफाहमत के आसार देकर चंद सानियों के लिए भी उस बंद कमरे में किसी का सामना न कर सकी। मुझे भी इख्तियार वेरा लाइट याद आ गई जो गजाला की सरासर जिद थी। सच ही है कि औरत मशरिक में हो तो औरत ही रहती है, लेकिन सरबस्ता राजों और अनोखे जज्बों की यही अमीन जब मगरब के नफ्स परवर मुआशरे में आंख खोलती है तो हया और आबरू के बोझ से उसका दम घुटने लगता है। वो मर्द के बहलावे का एक जीता जागता खिलौना बनकर रह जाती है। शमा ये गजाला के दोस्त तनवीर मियाँ है। अधेड़ उम्र कर्नल की शफकत अमेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। बीवी के बाद वो मुझसे मुखातिब हो गया था, और भाई ये गजाला की माँ शमा है। उसके पतले पतले होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा हो गई थी। बैठो बेटे।
मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी वहशी सांड ने मेरे सीने पर टक्कर दे मारी हो। उसकी आवाज में नकाहत थी, लेकिन अल्फाज में अपनायत की मिठास रची हुई थी।